नमस्ते बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो क्लास 9 के हिंदी रीडर की है। आज हम क्षितिज भाग 1 दो बैलों की कथा वाले चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं। हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि इस चैप्टर से आने वाले जो रेफरेंस क्वेश्चन होते हैं या किसने किससे कहा वो हमें प्रॉपरली बन जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को चालू करते हैं। पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पैराग्राफ दिख रहा होगा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इस लाइन में ये पूछा गया है बच्चों कि जो गधा होता है उसे जानवरों में सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है। हम यदि किसी को गधा कहना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं कि उसने कितना बेवकूफ भरा काम किया है तो उसको सीधा क्या कहते हैं? तो गधा है कितना बड़ा। ठीक है, तो क्या गधा लिटरली इतना बेवकूफ है? बट हमने गधे से रिलेटेड इतनी स्टोरी सुनी, इवन एक जो नमक वाली स्टोरी है गधे को लेकर, उसमें भी हमने देखा है कि गधा कितना मेहनती होता है, गधा कितना सामान ढो के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो गधे को क्यों हम बेवकूफ मानते हैं? क्या गधे की सरलता, गधे की सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे के रखी है? तो इसका जो आंसर है उसने उसे प्रेमचंद जी ने आगे के लाइन में दिया है। तो चलिए बच्चों हम आगे की लाइन पढ़ते हैं और इसके उत्तर को खोजते हैं। गाय सिंग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अन्यास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। इसमें ये बोला गया है बच्चों कि जो गधा होता है उसे हमने कभी क्रोध करते नहीं देखा। वहीं कुत्ता जो होता है, कभी आप उससे उसका खाना छीन लो तो वो जो गरीब कुत्ता है उसके अंदर भी हमें गुस्सा देखने को मिल जाता है। वहीं ब्याई हुई गाय मतलब ऐसी गाय जिसने अभी अभी अपने बछड़े या अपनी बछड़ी मतलब गाय का बच्चे का स्त्रीलिंग, उसको यदि बच्चे गैया ने अभी पैदा किया है तो आप यदि उसके बच्चे को थोड़ा सा छेड़ दो तो जो हमारी गाय माता होती है वो तुरंत क्रोधित हो जाती है और एक सिंह के समान क्रोध हो जाता है उनके अंदर। लेकिन हमने कभी गधे को क्रोध करते नहीं देखा है जी। आगे समझते हैं इस चैप्टर को। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। मतलब गधे को आप जितना चाहे मार लो, इवन एकदम सूखा या अच्छा मतलब उतना अच्छा घास भी मत दो, कभी भी उसके चेहरे में असंतोषता नहीं देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमेशा सरलता, समझदारी ही देखने को मिलेगा। समझदारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करता, उसको आप जैसा दो वो खा लेता है, वो खुश रहता है उसको जितना मिल रहा है। बोलते हैं ना कि भगवान आपको जितना दे रहा है आपको उतने में ही खुश होना चाहिए, तो वो चीज़ हमें गधे को भी देखने को मिल जाती है। उसको उसके मालिक के द्वारा जितना मिलता है वो खुशी खुशी उस चीज़ का क्या कर लेता है, खा लेता है, अध्ययन कर लेता है। वहीं बट जब आप गैया को या किसी दूसरे जानवर को आप ढंग से खाना ना दो तो देखना वो जानवर उस खाने को खाता ही नहीं है जब तक उसको अत्यंत ज्यादा भूख ना लगे। ठीक है, बट गधे को आप जैसा दो, जिस प्रकार रखो, वो बड़ी सरलता तरीके से रह लेता है। आगे चलते हैं। वैशाख में 6 एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे भी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब अब गधे को आप बोला गया है किसी भी मौसम में किसी प्रकार से रख लो। ठंड के मौसम में आप उसको गर्मी भी ना दो, उसको जैसे तैसे रख दो, सुख दो या दुख दो, वो हर प्रकार से वो रह लेता है। उसके मुंह पे या उसके चेहरे में किसी प्रकार का असंतुष्टता नहीं देखने को मिलेगी। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाशता को पहुंच गए हैं। मतलब जो ऋषि मुनि के अंदर जितने गुण होते हैं, हमारे ऋषि मुनि क्या होते हैं? सरलता। उन्हें जीवन में या उनके दुनिया में किसी प्रकार का मोह माया नहीं रहता। उनको ऐसा रहता है कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर उन्हें जितना दे रहा है वो खुश रहते हैं। उसी तरह जो हमारा गधा रहता है उनके अंदर भी इसी प्रकार की भावनाएं देखने को मिल जाती है। उसको उसके मालिक से जितना मिलेगा वो उतने ही चीजों में खुश हो जाएगा। अपने मालिक के ऊपर हमेशा क्या रहेगा कि भाई मेरा मालिक हमेशा अच्छा है, हमेशा मालिक की भक्ति में लीन रहता है हमारा गधा भी।
पर आदमी उसे क्या कहता है, बेवकूफ कहता है। तो क्या लिटरली गधा बेवकूफ होता है? मुझे तो नहीं लगता। गधे की जो सरलपन है, गधे की जो सहिष्णुता है, गधे के अंदर जो सीधापन है, हर जगह हर प्रकार से रहने की जो क्षमता है, उसको इसी लोग उसके सीधेपन का मजाक बना दिए हैं लोगों ने उसका, इसीलिए लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। यदि वही गधा चालाक होता, गधे के भी नखरे होते, तो इंसान कभी उसे बेवकूफ नहीं कहता। आगे देखते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। प्रेमचंद कहते हैं जो अफ्रीका है उस समय भारतवासियों की क्या दुर्दशा हो रही है। उन्हें भी लोग गधे के समान केवल जोत रहे हैं, केवल काम करा रहे हैं। क्यों अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता? भारतवासियों को उस समय अमेरिका में घूमने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब भी नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। मतलब अमेरिका में उस समय भारतवासियों को घूमने भी नहीं दे दिया जाता। वो बेचारे शराब भी नहीं पीते, जी तोड़कर मेहनत करते, काम करते, कुछ पैसे कमाते, उसे भी बचा कर रखते ताकि खराब समय में उन्हें वो पैसे मदद करें, सहयोग करें, और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। लेकिन उनकी दुर्दशा देखी जा रही है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने में है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। क्या कहा जा रहा है कि यदि वही भारतवासी जी तोड़कर, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देते, तो शायद आज उन्हें इतनी दुर्दशा देखने को नहीं मिल जाती। बट वहीं जापान का इसका एग्जाम्पल या जापान का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण क्यों मान रहे हैं वो? जापान के वासियों को देखा है, उन्होंने जी तोड़कर मेहनत किया और आज संसार के सबसे सभ्य जातियों में उनकी गणना की जाती है। मतलब आज आपको सबको पता है जो जापान है वो कितना विकसित देश है, वहाँ के लोग कितना मेहनत करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सेकंड पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ कैसे दिया गया है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। लेकिन गधा एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारे विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब इस पैराग्राफ में बच्चों हमें क्या बोला गया है समझते हैं। देखिए, गधे से मिलता जुलता हम बैल को भी कहते हैं। क्यों? बैल भी बहुत ज्यादा सरल जानवर है, बट गधे जितना सरल जानवर नहीं है ना। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, किसी को यदि हमें कहना रहता है बैल के समान, यदि हमें उसे गधा कहना रहता है, देखो अभी बच्चों मैंने क्या बोला, बैल के समान गधा, तो आप समझ सकते हैं इंसान गधे को कितना बेवकूफ समझता है ना। तो चलिए, मैं अभी बात कर रहे थे हम बैल के ऊपर ना। तो देखिए बच्चों, बैल क्या होता है, बैल को भी गधे के समान बेवकूफ ही समझा जाता है, बट उतना नहीं समझा जाता। कुछ लोग कहेंगे कि भाई बैल भी जानवरों में सबसे श्रेष्ठ बेवकूफ जानवर है, बट हम नहीं मानते ऐसा, और हमारे जो लेखक है प्रेमचंद जी वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा जो हमारा बैल है इतना बेवकूफ नहीं होता, बट है थोड़ा सा बेवकूफ। इसलिए लोग उसे क्या कहते हैं, यदि किसी को हमें बेवकूफ कहना रहता और बैल से रिलेटेड कहना रहता तो क्या कहते हैं, बच्चे का ताऊ। ठीक है, क्यों? बट इतना क्यों नहीं मानते प्रेमचंद बैल को गधा? इसलिए नहीं मानते, कभी कभी देखना हमें अड़ियल बैल भी देखने को मिल जाता है जो हर बात पे गुस्सा करता है, लोगों को उठा उठा के फेंक देता है। वहीं बैल कभी कभी अपनी असंतुष्टता किसी ना किसी रंग से या किसी ना किसी रीतियों से शो कर देता है। बट वहीं आपको गधे में देखने को क्या मिला था कि गधा किसी भी प्रकार से अपनी असंतुष्टता शो या दिखाता नहीं है। चलिए बच्चों, आगे समझते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा।
जूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। अब हमारा चैप्टर चालू हो रहा है। इसके पहले बच्चों हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था, अब हमारा चैप्टर चालू हो रहा है। जूरी नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे और उन दोनों बैल की जाति कौन सी थी? पछाई जाति। एक टाइप का बैल का स्पीशीज है या जाति आप कह सकते हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। एकदम सुंदर थे, काम पे चौकस थे, एकदम हेल्दी बैल थे, मतलब एकदम फिट एंड फाइन बैल थे हमारे। चलो आगे देखते हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब ये जो दोनों बैल थे उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, एकदम भाईचारा हो गया था। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ वाला सीन हो गया था इन दोनों बैल में। अब भाई हम जैसे मौखिक भाषा में आपस में बात करते हैं इंसान, इनमें वैसा नहीं होता है। ये आमने सामने बैठकर विनय पूर्वक कैसे बात करते थे, दिया था हमारे लाइन में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में। कौन से भाषा में? मुख्य भाषा में, मतलब एक टाइप से जो उनकी भाषा है, जो बैलों की भाषा होती है, उस भाषा में या इशारे पूर्वक वो एक दूसरे से बात करते थे या ऐसे हरकत करते थे जिससे वो एक दूसरे की भाषा को समझ पाते थे। यहाँ बोला गया है मुख्य भाषा। ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों बैलों में किस प्रकार का रिश्ता था, भाईचारा का रिश्ता था और दोनों में मुख्य भाषा के द्वारा वो एक दूसरे से बातचीत या एक दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करते थे। आगे चलते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हैं हम नहीं कह सकते। प्रेमचंद कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो एक दूसरे की फीलिंग या एक दूसरे की भावना को कैसे समझ जाते, बट दोनों में इतना भाईचारा था, इतना एक दूसरे से वो भावना पूर्वक से जुड़े हुए थे कि दोनों की दुख या दोनों के सुख एक दूसरे को पता चल जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, डोल ढापा होने लगता है। मतलब यहाँ क्या बोला है प्रेमचंद जी ने कि जो दोनों बैल हैं उनमें ऐसी क्या शक्ति है, वो मनुष्य अभी उस शक्ति से वंचित है। मतलब भाई जानवरों में आप देखना, जानवर मुख्य भाषा से ही आपस में ही किस प्रकार बात करते हैं, इससे अभी तक मनुष्य वंचित है। उन्हें इतने प्रकार से जानवरों की भाषा नहीं पता है। अभी मनुष्य को बहुत कुछ देखना बचा है। वो आगे कहते हैं कि जो दोनों बैल थे एक दूसरे को सूंघकर, चाट कर अपने प्रेम भाव को प्रकट करते थे। साथ ही साथ कभी कभी वो दोनों बैल, देखना दो दोस्त में होता है ना कि भाई यदि घनिष्ठ मित्रता है तो कभी कभी क्या होती है, दोनों दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी हमें देखने को मिल जाते हैं और ऐसे लड़ाई झगड़े आपस में ही सुलझ भी जाते हैं। क्योंकि भाई दोस्ती ऐसी चीज है जिसमें आदमी लड़ाई भी करता है और अपने दोस्त से प्यार भी करता है। उसी तरह ये दोनों बैल कभी कभी अपने सिंग मिला लेते थे, अर्थात कभी कभी उनमें भी थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी, बट वो भी इतना ऐसे नहीं एकदम बढ़ चढ़ गए एक दूसरे को आपस में मार दिया, ऐसा नहीं होता था। वो बड़े ही आत्मीय पूर्वक, बड़े ही मतलब कह सकते विनोद पूर्वक अपने इस सिंग को मिलाते थे। मतलब हाँ भाई थोड़ा सा आपसी मिलावट हो ही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। ये चीज सही कहा है प्रेमचंद जी ने। यदि आदमी के बीच में यदि थोड़ा सा नोक झोंक ना हो, किसी भी रिश्ते में नोक झोंक ना हो, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, वो दोस्ती हो या किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, जरूरी होता है। ठीक है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वरना इसमें यदि आपके दो दोस्त में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से विश्वास भी हम उस पर्सन के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर नहीं ला पाते। भाई कहते हैं ना कि आजकल तो हर इन्फ्लुएंसर बोल दो या हर रील में जो मोटिवेशन चीजें आती रहती हैं, उसमें चीज कहा जाता है ना, क्या किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं, उस रिश्ते में विश्वास नहीं है। बस वही यहाँ प्रेमचंद भी कहते हैं, यदि आपको आपके रिश्ते में नोक झोंक नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, तो रिश्ते
खूबसूरत नहीं होते, रिश्ते बोरिंग हो जाते हैं और आप अपने पार्टनर के ऊपर या अपने व्यक्ति के ऊपर या अपने दोस्त के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पाते। देखना, हमेशा याद रखना, दूरी ही इंसान की सच्चाई को परखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस वक्त से ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे आए। ये दोनों बैलों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जब भी वो खेत जोतते या जब भी वो एक दूसरे के साथ खेत जोतते तो उनका प्रयास क्या रहता, हल जोतते तो प्रयास इनका यही रहता कि भाई हम मेरे गर्दन पे ज्यादा बोझ आए, मेरे गर्दन पे ज्यादा बोझ आए, मेरे दोस्त के गर्दन पे ज्यादा बोझ ना आए, जितना हो सके मैं बोझ को अपने गर्दन अपने शरीर पर ले लूं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा करते। मतलब जब भी उनको आफ्टर खेत में काम करने के बाद उन्हें दोनों को खोला जाता तो वो दोनों, मैंने बताया था ना, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को चाटते ताकि एक दूसरे को थकान को मिटा मिटा सके। उनकी कोशिश रहती, एक दूसरे का उनका प्रेम भाव था ऐसा। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठाते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब जो नाद, मतलब जिसमें उन्हें भूसा दिया जाता, उसमें उनका ऐसा था, साथ ही खाते, जैसे एक अपना मुंह हटाता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते। इतना भाईचारा था उनमें। चलिए बच्चों, अब हम चौथे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। चौथा पैराग्राफ में क्या दिया है देखते हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेच जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिए पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते। अब हुआ क्या देखो, एक बार क्या हुआ कि जो हमारे झूरी थे वो अपनी बीवी के साले गया को अपनी दोनों बैल को दे देते हैं, हीरा और मोती को। और ये चीज मत भूले ना कि जो झूरी था वो अपने दोनों बैल को बहुत प्रेम से रखता था। और आपको ये भी पता है कि दोनों बैलों में बहुत भाईचारा था, एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता था और आपस में वो बहुत प्रेम से रहते थे। ठीक है, तो उसी लिए क्या हुआ कि झूरी एक बार जब अपने क्या बोलते हैं साले गया को अपने दोनों बैल दे दिया और बोला कि जा, यदि तेरे को खेत जोतने के लिए बैल चाहिए तो तू मेरे दोनों बैल ले जा और तेरा काम आसान कर ले। ठीक है, तो अपना जो साला था झूरी का गया, वो लेकर जाता है दोनों बैल को, बट उसे बहुत ज्यादा समस्या को झेलना पड़ गया। उसे गोई ले जाने में उसकी हालत खराब हो गई। कैसे हालत खराब हो गई, यदि वो पीछे से हाँकता, मतलब पीछे से यदि वो चिल्लाता कि आगे बढ़ो, तो ये दोनों गाय, मतलब दोनों बैल दाएं बाएं भाग जाते, इधर उधर भाग जाते। यदि वो पगे पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों बैल पीछे से जोर लगाते ताकि वो हमें आगे से खींच ना सके। मतलब वो दोनों बैल को अपने मालिक झूरी से अलग होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मालिक है उसने इन दोनों बैल को बेच दिया है। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं था कि उन्हें जो ये गया है वो क्यों लेके जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। यदि वो दोनों बैल को मारता गया तो उसे सींग दिखाकर उसे डराते कि तू हमें कैसे मारा, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, इस टाइप का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और हम काम ले लेते। मतलब यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं कि यदि ईश्वर ने इन दोनों बैलों को वाणी दी होती तो वो अपने मालिक झूरी से जरूर कहते कि हे झूरी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हम गरीबों को क्यों बेच रहे हो। हमने तो तुम्हारा किसी भी ललसा के, मतलब बिना किसी लालच के हमने तो तुम्हारा क्या किया है, तुम्हारी सेवा की है। यदि तुमसे हमने तुम्हारी सेवा में किसी कमी रखी है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी और अच्छे से सेवा करेंगे, हम और मेहनत करेंगे, लेकिन तुम हमें बेचो मत। ठीक है, आगे। हमें तो तुम्हारी चौकरी में मर जाना कबूल है। जो तुम्हारी चौकरी है, जहां तुम हमें रखते हो, वहां हमें मरना कबूल है, लेकिन हमें बेचो मत, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ठीक,
हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? वो ये कहते कि भाई हमने तुम्हें हमें तुम्हें तुमने जो खिलाया हमने प्रेम पूर्वक खा लिया, हमने कभी शिकायत नहीं की। तो तुम्हें तुम्हें तुम मतलब तुम झूरी ने हमें इस जालिम गया के हाथ क्यों भेज दिया? ये सारी बातें कौन पूछते? हमारे हीरा और मोती किससे? झूरी से, यदि ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती। तो बच्चों ये था हमारा चौथा श्लोक। अब बच्चों हम बढ़ते हैं पांचवें श्लोक के ऊपर। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब हुआ क्या, देखो उनका जो दिल था वो बहुत ज्यादा भारी था। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ना नया गांव अच्छा लगा, ना नया आदमी। उन्हें बुरा लग रहा था यार कि हमने जिसके साथ इतने साल बिताए वो हमें कैसे बेच सकता है। उन्हें बहुत बुरा लगा। जैसे ही उन्हें नाद में बांधा गया तो दोनों ने नाद में अपने मुंह नहीं डाले चारा खाने के लिए। भूख बहुत लगी थी बट दिल भारी था, इस चक्कर उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया। और साथ ही साथ संध्या के समय उन्होंने नए जगह मतलब गया के घर वो पहुंचे थे। समझ आ गया बच्चों? अब चलते हैं बच्चों छठवें श्लोक के ऊपर, छठवें लाइन के ऊपर, ठीक है, छठवें पैराग्राफ के ऊपर। और सॉरी यदि बच्चों मैंने पांचवें पैराग्राफ को श्लोक बोला हो तो वो पांचवा पैराग्राफ है, श्लोक नहीं है, क्योंकि ये कविता नहीं है, ये स्टोरी है। तो अब हम छठवें पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मतलब दोनों ने मुख भाषा में अपने भावनाओं को प्रकट किया, साथ ही साथ एक दूसरे को कनखियों मतलब एक दूसरे को निहारा और लेट गए। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। जब गांव में सोटा पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। मतलब जब गांव में सभी लोग सो गए तो उन्होंने बहुत ही प्रयास या बहुत ही जोर मारकर पगे को तोड़ डाला। मतलब जो लकड़ी से हम बैलों को बांधते हैं ना, उसको उन्होंने तोड़ डाला और अपने घर मतलब झूरी के घर के तरफ आगे बढ़ने चल दिए। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। मतलब उन्होंने क्या किया, उनमें इतनी शक्ति थी, उन्हें बिल्कुल ना समझ नहीं आ रहा था भाई चोरी ना में क्यों बेचा। उन्हें अपना मालिक वापस चाहिए था, उन्हें अपना घर वापस चाहिए था। तो उन्हें पगे को तोड़ डाला अर्थात रस्सी तोड़ डाली। और जैसे ही गांव में सभी लोग सो गए तो वो चूरी के घर की तरफ बढ़ने की ओर चले गए। किसी को भी इस चीज की समझ नहीं थी कैसे ये दो बैल इतनी मजबूत पगे को तोड़ सकते हैं या इतनी मजबूत रस्सी को तोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों अब सातवें पैराग्राफ की ओर चलते हैं। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़ने पर खड़े थे। जैसे ही सुबह जूरी उठा तो उसको देखा कि उसके दोनों बैल हीरा और मोती उसके क्या बोलते हैं दोनों चढ़ने पर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रुम स्नेह झलक रही है। मतलब जूरी जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके दोनों बैल उसके चरनी में खड़े हुए थे। आधे आधे घराव मतलब आधे आधे जो रस्सी थी वो उनके गले में लटकी हुई थी। साथ ही साथ उनके पैर पूरे कीचड़ से लिपटे हुए थे और उनके चेहरे में एक विद्रमोह स्नेह मतलब तूने हमें क्यों किसी के हाथ में बेच दिया, इसका जवाब वो जानना चाहते थे। लेकिन वो अपने मालिक जूरी से बहुत प्रेम करते थे तो उनके चेहरे में वो प्रेम भी उनके चेहरे में झलक रही थी। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आपका सात पैराग्राफ का मीनिंग। अब बच्चों हम चलते हैं आठवां पैराग्राफ। आठवां पैराग्राफ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का ही है, देखते हैं। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। उसका जो दिल था, उसका जो मन था वो प्रेम से भर गया अपने बैलों को देखकर। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंग और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहर मनमोहर था। मतलब अपने दोनों बैलों को वह गले से लगा लिया, उनको चूमने लगा, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। एकदम जो वहां प्रेममय दृश्य था वो किसी भी इंसान को मनमोह कर ले। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं 9वां पैराग्राफ। ठीक है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनके स्वागत करने लगे। इस मोह को देखकर, इस दृश्य को देखकर सभी का जो मन था वो मनमोहित हो गया। वहां के जो आसपास के घर के गांव के लड़के थे, आसपास के लोग थे, वो जमा हो गए और ताली बजा बजा कर दोनों बैलों का क्या करने लगे, स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अब भूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब इस प्रकार की जो घटना थी वो गांव के लोगों के लिए, इवन झूरी के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा मनमोहित थी। बाल सभा ने, बच्चे थे ना लड़के आसपास के ना, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र मतलब एक टाइप का सर्टिफिकेट देना चाहिए। बच्चों ने आपस में डिसाइड किया, कोई अपने घर से रोटियां लाया, बोलते नहीं सर्टिफिकेट गिफ्ट प्राइजेस देना था उनको। कोई अपने घर से रोटी ले आया तो कोई ने गुड़ ले आया, तो कोई चौकर ले आया, तो कोई भूसा लेकर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके 9th पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों आगे की ओर। आगे की ओर बच्चों ये थोड़ा सा लाइन टू लाइन दिया गया है, तो इसको अपन पैराग्राफ में ना गिने तो बेटर है। देखते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरे बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसकी प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। हुआ क्या कि एक बालक ने कहा था कि भाई ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। ऐसे बैल अर्थात ऐसे बैल मतलब अपने मालिक के ऊपर इतने प्रेम करने वाले बैल किसी के पास नहीं होंगे इस गांव में। वहीं दूसरे ने कहा समर्थन करते हुए, मतलब दूसरे ने आगे बोला कि भाई कैसे इन दोनों बैल ने इतनी दूरी का रास्ता अकेले तय कर लिया। वहीं तीसरे ने बोला बैल नहीं, वे इस जन्म के आदमी हैं। क्योंकि इतना भावना, इतनी फीलिंग्स मनुष्यों में होती है, जानवरों में इतनी फीलिंग्स और भावना हमें देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, आगे इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। मतलब इसके अतिरिक्त, मतलब इसके अगेंस्ट बोलने के अंदर किसी का साहस नहीं था। ठीक है, वहीं झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब उसे गुस्सा आया, भाई इसको मेरे भाई ने लेकर गया था खेत जोतने के लिए, ये दोनों बैल वापस आ गए। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। उसने क्या बोला, कितने ज्यादा कामचोर बैल है, एक दिन भी काम नहीं किया और वापस घर आ गए। क्योंकि उसे ही अच्छा नहीं लगा ना यार कि उसके जो भाई ने कितने मेहनत से इन दोनों बैल को अपने गांव लेकर गया, बट ये दोनों बैल इतने ढीठ कि वापस आ गए अपने मालिक के पास। तो ये चीज से जूरी के स्त्री को अच्छा नहीं लगा। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात की जाती है। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। जूरी को ये लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अपनी बीवी की। तो उसने क्या कहा कि तुम नमक हराम क्यों बोल रही हो, क्या पता इन बेचारों को उसने चारा नहीं दिया होगा इसलिए बेचारे आ गए वापस। ठीक है, स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो इस बात से जूरी की बीवी को बहुत गुस्सा है। वो बोलती है, तुम ही एक महान आदमी हो जो इन दोनों बैल को खाना खिलाना जानते हो, बाकी तो इनको पानी पिलाते हैं, खिलाते नहीं है कुछ। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलाता तो क्यों भागते। चिढ़ाया मतलब उसको एक बोलते नहीं टोन मार के बोला, यदि चारा खिलाता तो मेरे दोनों बैल क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, मतलब स्त्री चिढ़ गई, यहाँ स्त्री चिढ़ी। आगे कहती हैं, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों तेरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे।
वो क्या कहती हैं कि तुम जो बुद्धू की तरह इन जो बैलों को सहलाते हो, प्रेम करते हो, बाकी लोग वैसे नहीं करते, खिलाते भी हैं और रगड़ कर काम कराते हैं। तुम जैसे कोई बुद्धू नहीं होते जो इनको प्यार करते हैं, काम कम करवाते हैं, जिसके कारण ये जो दोनों बैल है ना वो एक नंबर के कामचोर हो गए हैं। अब मैं इन्हें रूखा सूखा ही घास दूंगी। अब मैं देखती हूँ ना कौन इन्हें खली और चोखर देता है। खाते हैं तो खाएं, नहीं खाते तो मत खाएं, मरे मेरा क्या, ऐसा बोलती है कौन, झूरी की बीवी या झूरी की स्त्री। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। अब बोलते हैं ना बेचारी, मतलब झूरी की जो वाइफ थी उसे गुस्सा आया, तो भाई अब बेचारों को दोनों को केवल सूखा रूखा घास ही देती, बेचारे लोगों को खली और चोकर नहीं मिल रहा था। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, बैल को भी देखो यार, बैलों में आपसी प्रेम चाह रहा था। उनको ऐसा था कि यदि वो अपने मालिक के पास है उससे बड़ा उनको कुछ चीज नहीं चाहिए, तो बेचारे सूखा फीका जो भी मिलता वो खा लेते। ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। उनको ऐसा था कि भाई क्या सूखा फीका उनको मिलता, तो बहुत एकदम प्रेम भाव से ऐसे दरवाजे की ओर ताड़ते, कभी तो माँ जो हमारी मालकिन है उसका गुस्सा शांत होगा तो हमें अच्छा रस भरा खाना खिलाएगी। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देती। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। क्या हुआ, जूरी किससे कहता है, जूरी मजूर से कहता है कि जा थोड़ी सी खाली खली डाला, थोड़े बेचारे खा ले, क्या उनको सूखी रुखी खिला रहे हो। तो वो क्या बोलता है, नहीं बाबा, आप भी थोड़े देर बाद मालकिन की जुबान बोलोगे, भाई मैं फंस जाऊंगा। ऐसा कौन बोलता है, मजूर बोलता है, ठीक है। अब बच्चों ये था पूरा पहला भाग एक। ये जो चैप्टर है उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये था बच्चों पूरा पहला भाग एक। अब बच्चों हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाग कुछ इस प्रकार है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में छोटा। ठीक, अब क्या हुआ, दूसरे बार गया फिर आ गया और इस बार वो क्या किया, दोनों बैलों को गाड़ी में जोता, क्योंकि पिछले बार उसको कितनी परेशानी हुई थी, इसलिए इस बार उसने दोनों बैलों को किसमें जोता, गाड़ी में जोता। क्योंकि जब उसने गोई के थ्रू उन दोनों बैलों को लेकर गया तो बहुत दिक्कत हुई, इसलिए इस बार उसने गाड़ी में जोत लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। हुआ क्या था, मोती थोड़ा ज्यादा गुस्सेल था, थोड़ा ज्यादा अड़ियल था बेचारा, तो वो क्या सोचा, चलो मैं इस जो गाड़ी उसको खाई में फेंक देता हूँ। बट वहीं हीरा क्या था, हमारा समझदार था, सहनशील था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैल को खली चूनी सब कुछ दी। अब इन दोनों बैलों ने क्या की थी, बदमाशी की थी, भाग गए थे वापस झूरी के घर। तो क्या किया, दोनों गया ने क्या किया, उन्हें मोटी रस्सी से बांधी और साथ ही साथ उन्हें वही सूखा उखा दे दिया। बट वहीं अपने दोनों बैल को अच्छा खली दी, चूनी दी, सब कुछ दी, बट इन दोनों बैल को नहीं दिया। साथ ही साथ इन्हें सबक भी सिखाया। आगे चलते हैं बच्चों। दोनों बैल का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। भाई झूरी ने भी कभी इनके साथ इतना बुरा नहीं किया था जितना गया ने किया। झूरी इन्हें फूल की चढ़ी से भी ना छूता था। मतलब क्या हुआ, गया ने उनसे सबक सिखाया, मतलब मारा, बट वहीं झूरी कभी उन्हें फूल की भी छड़ी, फूल मतलब समझ रहे हो, कोमल ऐसी छड़ी जिससे इतनी चोट भी ना लगे, उससे भी झूरी कभी नहीं छूता था इनको। उसकी टिट टिट कर पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आह सामने की व्यथा तो की, उस पर मिला सूखा भूसा, बट वहां क्या हुआ, गया ने उन्हें बहुत मारा, इवन सूखा क्या दिया, चारा दिया। तो ये चीज, इतनी बेइज्जती, इतना अत्याचार कभी उनके साथ किसी ने नहीं किया। नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई, मतलब उन्होंने नाद में जहां उन्हें खाना दिया गया वहां उन्होंने आंखें तक नहीं उठाई।
दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। उन्होंने कसम खा ली थी, भाई तूने हमारे साथ इतनी बेइज्जती की, इतना अत्याचार किया, इवन हमें हमारे मालिक से दूर कर दिया। हम भी कसम खाते हैं कि हम जोत करने में तेरी मदद नहीं करेंगे। वो पैर ही नहीं बढ़ा रहे थे, आगे में एकदम अड़ गए थे। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। जब हीरा को गया ने बहुत मारा, तो तब क्या हुआ, मोती का गुस्सा काबू के बाहर चला गया। उसका भाई, दोनों में भाईचारा, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, भाई तू मेरे भाई को कैसे मार रहा है करके। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोट सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि जैसे ही तुम्हारे, एक बार मैं वापस उस लाइन को रिपीट करती हूँ। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा का नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोट सब टूटकर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। भाई इतना ज्यादा गुस्सा आया मोती को कि मोती क्या किया, हल लेकर भागना चालू किया। दोनों भागना चालू कर दिए, सब चीज, रस्सी हो, हल हो, इधर उधर हो गए। यदि उन दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो ये दोनों बैल हाथ में पकड़ में भी नहीं आते। ठीक है, ये था बच्चों आपका इस पैराग्राफ का मीनिंग। बच्चों वापस एक के बाद एक लाइन में दिया गया सेंटेंसेस को तो समझते। हीरा ने मुख्य भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती को मुख्य भाषा में कहा कि भाई भागना व्यर्थ है, वापस पकड़े जाएंगे, वापस हमें यहीं ला दिया जाएगा। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। वो बोला, अभी तो इस गया ने तुम्हारे नाक में मारा था, यदि ज्यादा जोर से लग जाती तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब की बार मार पड़ेगी। कौन बोला, हीरा ने बोला कि यदि इससे ज्यादा कुछ किया तो हमें मार पड़ेगी इसके बाद। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। हुआ क्या कि भाई अब की बार मार पड़ेगी, मतलब अब ये भी पकड़ा गया तो उन्हें मार पड़ेगी। तो यदि ये बैल का जन्म लिए तो मार तो पड़ेगी ही, यदि इतने दुष्ट, इतने पागल टाइप हरकत करेंगे। वहीं गया क्या हुआ, गया दो आदमियों के साथ इनके पीछे दौड़ रहा था, डंडों के साथ, लाठियों के साथ। तभी मोती बोलता है, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी दिखा दूं कि भाई हमारा गुस्सा क्या है, हम कितने अड़ियल हैं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। हीरा ने समझाया कि भाई मत मार, खड़े हो जा। तो वहीं क्या बोलता है मोती, यदि मेरे को मारेगा तो मैं एक दो इनको दिखा दूंगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा बहुत सहनशील था, समझदार था। उसने कहा कि नहीं भाई, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम लोगों पर हाथ उठाए। ठीक है, मोती दिल में एट कर रह गया, मतलब मोती के अंदर का जो गुस्सा था उसके दिल में ही रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला, मतलब गया वहां वापस आ गया और उन दोनों को पकड़कर वापस अपने साथ ले चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसको उसके तेवर देखकर गया और उसके साहब समझ गए कि इस वक्त ताल देना ही मसलहत है। मतलब हुआ क्या कि गया अपने दोनों आदमियों के साथ तो मारने ही आया था इन लोग को, और इनको मारकर वापस ले जाता। बट गया और उसके जो साथी थे उनको समझ आ गया था कि मोती बहुत ज्यादा गुस्से में है, यदि मैं थोड़ा सा भी इनको छेड़ूंगा तो मोती मुझे अभी मजा सिखा देगा। तो इसीलिए वो बोला कि छोड़ो भाई, मसले को यहीं खत्म करो, और दोनों को आराम से अपने साथ लेकर चला गया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा ला दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। क्या करते भाई, सूखा भूसा है, वापस चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तभी क्या हुआ, सूखा धूखा देकर उनको देकर चले गए तो बेचारे लोग चुपचाप खड़े रहे। तभी एक छोटी सी लड़की उनके लिए रोटियां लाई और दोनों बैलों को रोटियां खिलाकर वहां से चली गई। आगे चलते हैं।
उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। बट जिस प्रकार उस छोटी लड़की ने उन्हें रोटी खिलाया, उससे उन दोनों का भूख तो शांत नहीं होता, बट उनके मन को शांति लगी, उनको अच्छा लगा, उनको प्रेम जो चाहिए तो उनको वो प्रेम मिला। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। हो सकता है कि वो लड़की बैरों की है, वो उनकी अपनी नहीं थी, बट उन लड़की में बहुत ज़्यादा विनम्रता था, बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी। उस लड़की की भी माँ मर चुकी थी, जिसके कारण उन्हें इन दोनों बैलों पर बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो समझती थी कि उन दोनों बैलों पर किस प्रकार का दुख है। ठीक है बच्चों, ये हमने दूसरे भाग का ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर दिया है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को दान थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उनको 2 रोटियां खिला जाती। दिन भर वो काम करते, मार खाते, इधर उधर होता ही रहता, बट रात को उन्हें थान में बांध दिया जाता और वापस से वो प्यारी लड़की उन्हें आके रोटियां खिलाकर उनके मन को शांत कर देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। क्या था कि भाई, ये जो लड़की का प्रेम था वो उन्हें शांत करके रखता, तो भी वो बेचारे सूखा भूसा जो मिलता वो खा लेते, बट वो दुबले पतले नहीं हुए। बस उनके मन में एक विद्रोह का भावना हुई थी कि भाई क्यों हमारे मालिक ने हमें इस अत्याचारी आदमी गया के पास भेज दिया है। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, एकांत को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो यह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी को लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। होता क्या है, एक बार जो हमारे मोती होते हैं वो कहते हैं कि भाई हीरा, अब मेरे से विद्रोह नहीं सहा जाता, मेरा हो गया है भाई, मैं और कितना सहूं। तभी हीरा बोलता है, क्या करना चाहता है तू बता। तो एकाध को बोलता है, एकाध को सिंह को उठाकर फेंक देता हूँ। लेकिन तभी हीरा बहुत सहनशील है, तो वो बोलता है, लेकिन जानते हो ये जो बेचारी लड़की है, जो मालकी की बेटी जो हमें रोटियां खिलाती है, यदि हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे ना, तो ये जो लड़की है वो क्या हो जाएगी? अनाथ हो जाएगी। ये बेचारी के बारे में सोच कर किस टाइप का कौन कहता है? हीरा। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। तो क्या बोलता है मोती कि जो इसकी सौतेली माँ है उसी को फेंक देता हूँ, वही बेचारी इसको वही अत्याचारी इसको इस बेचारी को मारती है। लेकिन तभी हीरा बोलता है, लेकिन औरत जात पर हाथ उठाना अन्याय है, गलत है। क्या बोलता है? लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना, ये भूल जाते हो? हीरा बोलता है, औरत जात पर हाथ उठाना पाप है, तो वो काम मत कर। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? तोड़कर भाग चलें? तुड़ाकर, सॉरी, यहाँ तुड़ाकर दिया मतलब तोड़कर। होता क्या है बच्चों, देखो क्या बोलता है मोती, ठीक है भाई, तू तो चाहता है कि मैं यहीं बस जाऊं, तू तो तोड़कर भी भागने नहीं देता, यदि तू सहमत है तो चल यहाँ से तोड़कर भाग जाते। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? वही बोलता है हीरा कि भाई इतनी मोटी रस्सी है, टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब फिर मोती क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा चाट कर इसे गीला कर देते, फिर एक झटका मारेंगे तो ये रस्सी टूट जाएगी। ये तो था थोड़ा सा कन्वर्सेशन हमारे मोती और हीरा के बीच। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू की जाती है। रात को जब मालिक रोटियां खिलाकर बालिका, हाँ, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जो लगाकर रह जाते। जैसे ही वो बेचारी छोटी बालिका इनको रोटी खिलाकर चली गई, ये दोनों बैल रस्सियों को चबाते, बट वो रस्सी मुंह पे नहीं आती, बेचारे प्रयास कर करके थक गए। आगे बढ़ते हैं। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली,
खोल देती हूँ, छुपके से भाग जाऊं, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए। वो क्या बोलती है? वो बोलती हैं कि आज घर में मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि तुम्हारे नाक में नाट डल जाए। तो भाई तुम बहुत ज़्यादा बेचारे हो, अभी सब लोग बिज़ी हैं तो मैं तुम लोग को खोल देती हूँ ताकि तुम लोग यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। और इसीलिए और इसके पहले एक छोटा-सा मोमेंट और होता है, जैसी वो लड़की वो वहाँ से बाहर आती है तो दोनों हीरा और मोती उसके हाथ चाटने लगते हैं। तभी वो लड़की ये बोलती है कि भई आज घर में डिस्कशन हो रहा है कि तुम्हारे नाक में नाट डाल दी जाए, तो एक काम करो तुम लोग यहाँ से चुपचाप भाग जाओ वरना यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है? ये था एक्चुअली उस पैराग्राफ का मीनिंग। उसके बाद उसने गराफ खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने गराफ खोल दिया कि चलो इन लोग भाग जाएंगे, बट वहां तब भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, तो होता क्या है देखो, मोती बोलता है हीरा को, चल भाई अब भागता क्यों नहीं है? हीरा बोलता है, यदि हम लोग भाग गए ना तो इस अनाथ के ऊपर कल आफत आ जाएगी, सबको इसी पर शंका होगी कि इसी ने हम दोनों बैलों को भगाया है। तभी लड़की उसी बीच ही क्या बोलती है, एकदम चिल्ला पड़ती, ओ दादा, जो फूफा के यहाँ से जो आपने बैल लाई थी वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और वो बैलों को कहती है, दौड़ो दौड़ो। ठीक है, अब आगे गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। जो गया रहता है झूरी का साला, वो एकदम हड़बड़ा गया कि फिर से ये बैल भाग रहे हैं, तो वो उन दोनों बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। ओके सॉरी, वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। मतलब जो दोनों बैल थे वो भाग रहे थे, तभी गया ने उनका पीछा किया। और भी तेज हुए वो बैल, और तेजी से भागने लगे। गया ने शोर मचाया, गया शोर मचाने लगा। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिससे परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हुआ क्या कि दोनों बैल भाग गए थे, गया एकदम हड़बड़ा गया तो उनके पीछे भागने लगा था। ठीक है, तो वो और तेजी से भागने लगे, तो गया क्या किया, गया वापस गांव आया ताकि कुछ आदमियों को अपने साथ ले ले और फिर उन बैलों को पकड़ने चले ताकि इस समय क्या हुआ कि इन दोनों बैलों को समय मिल गया भागने का। ठीक है, तो अब उन दोनों बैल भटक चुके थे अपने मार्ग से, वो जिस रास्ते से आए थे उस मार्ग से भटक चुके थे। अब उनके सामने नए नए रास्ते आ रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो एक खेत के सामने आकर एक खेत के किनारे आकर खड़े हो गए ताकि वो थोड़ा विचार विमय करे और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ना चालू करे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तभी हीरा बोलता है, अब लगता है कि हमने रास्ते से भटक चुके हैं, रास्ते से भटक गए हैं, भूल गए हैं। तुम ही तो बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तभी मोती क्या बोलते हैं, तुम ही तो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड दिया था, बेतहाशा, मतलब बिना किसी समझ के बस तुम लोग भाग रहे थे, हमें तो वही उस गया को मार गिराना था। तभी हीरा कहता है, यदि उसे मार गिराते तो दुनिया हमें क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। वो ये कहता है कि भाई वो हमारे साथ अत्याचार किया ठीक, पर हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम अपने धर्म के मार्ग में ही हमेशा रहेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह कर आहत ले लेते, कोई आता तो नहीं है। दोनों ने क्या किया, दोनों को बहुत भूख लगी, तो खेत में क्या था, मटर का पेड़ लगा हुआ था, तो वो धीरे धीरे क्या किए, मटर चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। तभी वो थोड़ा सा ध्यान देते, भाई कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। यदि कोई आता तो फिर वो वहां से वापस भागते, वरना लोग उन्हें बहुत मारते कि खेत में बैठ के मटर खा रहे हैं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब भाई उन्हें बहुत अच्छा लगा, राहत लगा कि हे भाई अब उस अत्याचारी आदमी से हमें राहत मिली, तो इधर उधर वो उछल कूद करने लगे।
पहले पहले दोनों ने डाकर ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे से टहलने लगे। डाकर मतलब डकार नहीं होता, डकार लिया, फिर एक दूसरे से ऐसे सींग मिलाए, फिर आराम से इधर उधर टहलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गए। उन्होंने क्या किया देखो, मोती ने हीरा को कई कदम, मतलब दोनों ने सींग मिलाया था, तो मोती ने कई कदम ऐसे सींग से हीरा को पीछे कर दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तो क्या हुआ, हीरा थोड़ा सा खाई में गिर गया, तो उसे बहुत क्रोध आया। संभल कर वो हीरा उठा वहां से और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा भी हो गया, तो किनारे हट गया कि भाई तू मेरा भाई है, चल छोड़, लड़ाई झगड़ा होती रहती है खेल खेल में, हटा, मेरी गलती, मेरे को माफ कर। इस टाइप का उनके बीच में एक सीन क्रिएट हो गया था। तो ये बच्चों था दूसरा भाग। बच्चों, हमने दो बैलों की कथा का भाग एक भाग दो अच्छे से देख लिया है। हम हमने आने वाली वीडियो में हम भाग 3 से करने जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इन दोनों भाग 1 और 2 दो बैलों की कथे को अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।